हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंधुज पर स्वागत है। आपने मेरी वीडियो पिछली देख लिया होगा जिसमें आपने समझा होगा फेज डिफरेंस क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। मैंने बताया था फेज डिफरेंस कि फेज दो कोई क्वांटिटी है, उसके बीच में कितने एंगल का डिफरेंस आता है, वही फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने कुछ फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ 0 डिग्री पर है मान लेते हैं, और ये जो I1 करंट है 0 डिग्री से आगे है और I2 करंट क्या है 0 डिग्री से पीछे है। यहाँ देखेंगे यदि आप, लेकिन हमें आगे पीछे की कहानी से थोड़ा सा ऊपर उठना है। हमें अब टेक्निकल लैंग्वेज में देखना है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी रेफरेंस लाइन के आगे होगी वही हमारी लीडिंग कहलाएगी, और जो रेफरेंस लाइन के पीछे होगी वो हमारी लैगिंग कहलाएगी। लैगिंग का मतलब होता है पश्चगामी और लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी। मतलब आगे जाने वाली। ठीक है, तो I1 हमारी लीड करेगी, अग्रगामी होगी। यहाँ देखेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे होगी वही लीड करेगी। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन I2 क्या पीछे है रेफरेंस लाइन, तो ये क्या होगी पश्चगामी होगी। अब यहाँ आगे देखते हैं नीचे वाले में। यहाँ भी हमने दिया था क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए। यहाँ पे मैंने नोट करके लिखाया भी था कि वह राशि जो घड़ी के विपरीत दिशा में आगे होगी उसे हम अग्रगामी कहेंगे, लीडिंग क्वांटिटी कहेंगे, राशि मानेंगे। ठीक है, और जो पीछे होगी उसको हम लैगिंग कहेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। इसमें क्या था, एक रेफरेंस लाइन हमने मान लिया था। ठीक है, इसमें B1 था और ये B2 था। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें बना लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, ऐसी है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा कैसे होती है, ऐसे ही होती है। हम लोग देखते हैं घड़ी ऐसे चलती है, पर ऐसे हमें नहीं देखना है। हमें कैसे देखना है, ये विपरीत दिशा में। अब इसमें जो रेफरेंस लाइन हमने बनाया है, इसमें कौन आगे है, रेफरेंस लाइन से आगे कौन है, B2 आगे है, और B1 हमारी क्या है, पीछे है। अब यदि हम इधर से इधर की ओर जाते हैं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो रेफरेंस लाइन से यानी आधार लाइन से B2 आगे है, तो हमारा क्या होगा, लीडिंग होगा, और B1 हमारा लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, I1 इक्वल टू IM1 साइन ओमेगा टी माइनस का 30 डिग्री। यहाँ पे I2 क्या था, IM2 कास ओमेगा टी माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कास था, कास को हमें क्या साइन वेव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये I2 हमने IM2 साइन 90 प्लस का ओमेगा टी माइनस का 60, ये हमारा क्या है, ये थीटा का काम कर रहा है, ये टोटल हमारा थीटा का काम कर रहा है। तो कास थीटा यदि हम साइन 90 प्लस का थीटा लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कास थीटा ही होता है। ठीक है, तो हम ओमेगा टी माइनस 60 को क्या लिख सकते थे, तो साइन 90 प्लस का ओमेगा टी माइनस 60 ये लिख सकते थे, ये हमारा थीटा है। तो 90 प्लस का थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इससे हमने क्या कर दिया, साइन ये 90 और 60 से माइनस हो गया तो 30 हो गया, प्लस का ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस का 30 बन गया। ठीक है, अब हम इसमें फेजर खींचेंगे। कैसे फेजर खींचेंगे, हमने 0 डिग्री पर एक रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें बना लेनी है पहले से ही, ताकि कोई हमारी गड़बड़ी ना हो पाए। अब इसमें क्या दिखा हमें, जो I1 है क्या ओमेगा टी माइनस का 30 यानी पीछे है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, लेकिन ये रेफरेंस लाइन से पीछे कैसे बनेगी, I1 पीछे है नहीं, 30 डिग्री पीछे हमने बना दिया I1 को। और यहाँ पे देखेंगे I2 क्या हो रही है, I2 जो प्लस का 30 डिग्री है ना, तो जो रेफरेंस लाइन हमने मानी इससे प्लस का 30 डिग्री यानी आगे बनाना है, तो आगे हमने बना दिया, I2 हो गया। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने बना, ये पूरा फेज डिफरेंस होता है I1 और I2 के बीच, दो क्वांटिटी के बीच में ही फेज डिफरेंस हम मेजर करते हैं। तो I1 और I2 के बीच में फेज डिफरेंस यानी कलांतर, फेज डिफरेंस की हिंदी क्या बोलते हैं, कलांतर। कलांतर कितना हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो टोटल कितना बनेगा, 60 डिग्री का कलांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री निकाला था। तो इसमें क्या कहेंगे, अब लीड कौन सी कर रही है, लैग कौन सी कर रही है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है विपरीत दिशा में घड़ी के है, घड़ी के विपरीत दिशा में आगे कौन है, I2 आगे है, तो ये हमारी लीड करी, तो I2 लीड्स I1 बाई 60 डिग्री, 60 डिग्री से लीड कर रही है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे,
यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का 60 डिग्री, और बी इक्वल टू दिया है बी एम साइन ओमेगा टी प्लस का 30 डिग्री। आप इसका मुझे फेजर बना के बताइए, फेजर कैसे बनाएंगे आप। देखिए, इसका आप सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए कैसे करेंगे। देखिए, मैंने बताया था आपको क्या करना, एक रेफरेंस लाइन ले लेना, 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन होती है, हमने ले लिया। अब आई क्या है, प्लस का 30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताइए किधर लेना है, इस तरफ लेना है। तो प्लस का 30 डिग्री यानी 0 डिग्री से आगे, आगे प्लस का 60 डिग्री बना दीजिए। ये 60 डिग्री बन गया क्या, आई का। अब लेकिन बी एम प्लस का 30 डिग्री, बी एम भी है ना, जो बी है ये भी प्लस का 30 डिग्री है, तो प्लस का 30 कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, लेकिन रहेगा 0 डिग्री से ऊपर ही रहेगा ना, क्योंकि प्लस है। तो 30 डिग्री ये बन गया, और ये क्या है, बी। अब इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, आप बताओ मुझे। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा आप बताओ। आई और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, आप यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना 60 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इस एरो तक कितना 30 है। पूरा जब यहाँ से यहाँ तक 60 है और इतना 30 है, तो इतना कितना बनेगा, 30 ही तो बनेगा। तो फेज डिफरेंस कितना बना, 30 डिग्री बना। ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसके आगे हम फेज डिफरेंस के बाद पढ़ते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक टर्म आता है जो कि इलेक्ट्रिकल में शक्ति गुणांक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, शक्ति गुणांक है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हो गया। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। ये कहाँ से आया, ये फेज डिफरेंस से ही आया है। हम लोग इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज और करंट पढ़ते हैं। अब वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वही हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है, कि कितने डिग्री का एंगल है, कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। लेकिन उसी का हम यदि कोसाइन ले लें, जो एंगल हम फेज डिफरेंस में निकालते हैं उसी का हम यदि कोसाइन ले लें, कोसाइन मतलब कास एंगल, कास एंगल ले लेते हैं, तो वही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसमें आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है। इट इज़, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत परेशानी ना आए। क्या हो, इट इज़ अ कोसाइन एंगल, कोसाइन एंगल between voltage and current, वोल्टेज एंड करंट। अब इसका हिंदी लिखता हूँ, यह वोल्टेज तथा धारा के कोसाइन का मतलब होता है कोसाइन। ये साइन जो कास थीटा हम पढ़ते हैं ना, तो कोसाइन, ये वाला कोसाइन यह वोल्टेज तथा धारा के कोसाइन मतलब कोसाइन कोण, यह वोल्टेज तथा धारा के कोसाइन कोण होता है, कोसाइन कोण होता है। यह वोल्टेज तथा धारा के बीच का, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे धारा के बीच का क्या होता है, कोसाइन कोण होता है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पीएफ मतलब क्या, पावर फैक्टर। इसको हम लिखेंगे क्या, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या होता है, मैंने क्या बताया, कोसाइन एंगल होता है, यानी कास फाई, आप फाई लिख सकते हैं। ये फाई क्या है, फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, वोल्टेज तथा करंट का मतलब धारा, वोल्टेज तथा करंट धारा के बीच का कोण, यही होता है। ठीक है, जैसे हमने बनाया, देखिए I इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन दे दिया, I इक्वल टू आई एम
साइन ओमेगा टी प्लस का 90, ठीक है। और बी इक्वल टू दे दिया मैंने बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी प्लस का 30 डिग्री, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन मैंने दे दी। अब आपसे यदि कहूँ कि इसका पावर फैक्टर ज्ञात करो, पीएफ ज्ञात करो, पीएफ का मतलब पीएफ ज्ञात करो, पीएफ का मतलब शक्ति गुणांक ज्ञात करना। तो कैसे आप निकालो शक्ति गुणांक, तो आप इसको कैसे निकालो, शक्ति गुणांक क्या है, cos थीटा, लेकिन हमें फाई पता होना चाहिए। फाई क्या है, वोल्टेज तथा धारा के बीच का कोण है, ठीक। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, जो मैंने बताया था आपको उसी से। कैसे, 0 डिग्री की एक लाइन ले लीजिए, आई क्या 90 डिग्री आगे है, तो 90 डिग्री आगे बना दी, किस में, लेकिन विपरीत दिशा में घड़ी के। अरे 90 डिग्री आगे कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। कैसे जहाँ पे 0 डिग्री आपने लिया, विपरीत दिशा 90 डिग्री कैसे बनता है, ऐसे। ये 90 डिग्री होगा हमारा, ठीक है। 90 डिग्री क्या है, आई क्या है 90 डिग्री, और वोल्टेज क्या 30 डिग्री आगे है। 30 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 30 डिग्री ऐसे बनेगा वोल्टेज। अब इसके और इसके वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल बनेगा, पूरा यहाँ तक 90 है और यहाँ तक 30 है, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस का 30 इक्वल टू 5। जो हमने ये फाई लिखा है ऊपर कास फाई, ये जो हमने फाई लिखा है यही फाई हम फाइंड कर रहेंगे। तो फाई इक्वल टू कितना, 90 से 30 चला जाएगा, कितना आएगा 60, यानी कि 60 डिग्री का एंगल हमारा बना, ठीक है। तो हम पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर पी एफ इक्वल टू क्या होता है, कास फाई। अब फाई की हमारी वैल्यू कितना आई है, तो कास फाई की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री, और कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको सबको पता है 1/2 होती है, और 1/2 का मान कितना होता है 0.5 हो गया, ठीक। मतलब कि हमारा पावर फैक्टर कितना आएगा, पावर फैक्टर कितना आएगा 0.5। अब मैंने बताया था एक लीडिंग का केस, एक लैगिंग का केस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये लीडिंग का केस है कि लैगिंग का केस है। अब इसमें आप जब करंट वोल्टेज से, या मैं लीडिंग का बता देता हूँ, लीडिंग और लैगिंग, आप हमेशा करंट को ही लेंगे। तो लीडिंग यानी अग्रगामी कब कहेंगे, लीडिंग यानी अग्रगामी कब कहेंगे, अग्रगामी कब कहेंगे, जब वोल्टेज करंट से आगे हो, किसके, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब फेजर डायग्राम में, या क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम को, क्या बोलते हैं, कली डायग्राम, कला, जैसे फेज मतलब क्या होता है कला, तो उसी से बनता है फेजर डायग्राम। तो हम लिखेंगे फेजर डायग्राम में, फेजर डायग्राम में जो राशि घड़ी की विपरीत फेजर डायग्राम में, आप ऐसे लिखे फेजर, इसको काट दीजिए पहले, मैं फिर से लिखाता हूँ। फेजर डायग्राम में जब धारा मतलब करंट, जब करंट घड़ी की विपरीत दिशा में, जब करंट घड़ी की विपरीत दिशा में, जब घड़ी की विपरीत दिशा में वोल्टेज से आगे हो, वोल्टेज से आगे हो, तो वह धारा का अग्रगामी यानी कि लीडिंग अग्रगामी कहलाएगा। यानी क्या समझे आप ये समझे कि जब भी हमारा करंट वोल्टेज से आगे होगा, किस में, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में आगे होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो लीडिंग कहलाएगा। हम हमेशा करंट को ही मानेंगे। यदि हमारा करंट वोल्टेज से पीछे है तो हम क्या मानेंगे, लैगिंग मानेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी करंट को ही हम मानेंगे। करंट जब वोल्टेज से आगे हो तो लीडिंग कहलाएगा, जब करंट वोल्टेज से पीछे हो तो लैगिंग कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है, ये विपरीत दिशा ऐसी है, इस तरह हम जा रहे हैं, इधर से हम इधर के जा रहे हैं विपरीत दिशा में। अब इसमें करंट आगे है ना वोल्टेज से, वोल्टेज इधर है, करंट आगे है इधर, तो क्या होगा, हमारा 0.5 लीडिंग, ये हमारा पावर फैक्टर क्या आएगा
0.5 लीडिंग आएगा पावर फैक्टर। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देता हूँ। I इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी माइनस का 60 डिग्री। ठीक, B इक्वल टू है 5 sin ओमेगा टी प्लस का 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसमें क्या पूछूं, पावर फैक्टर बताइए। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका शक्ति गुणांक फाइंड करिए क्या होगा। वीडियो को रोक देंगे थोड़ी देर के लिए और इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने क्या कहा, एक 0 डिग्री की आप लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आई क्या माइनस का 60 डिग्री आप घड़ी के विपरीत दिशा में हमेशा देखेंगे। अब इसके अनुसार पीछे कौन होगा, इसके अनुसार जाना तो इधर था, लेकिन पीछे क्या होगा, पीछे तो इधर होगा, लेकिन रेफरेंस लाइन से देखेंगे तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्या है कि लाइन है, ये करंट की है। ठीक है, अब वोल्टेज क्या है 30 डिग्री। ठीक है, ये वोल्टेज हमारा क्या है, ये 30 डिग्री आगे है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या है ये, यानी फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना आएगा। जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कोण वोल्टेज और धारा के बीच आप बताओ मुझे क्या आएगा, बताइए। क्या आएगा, आप देख रहे हैं इधर 30 है इधर 60 है, यानी टोटल कितना आएगा 60 और 30 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई। ये फाई की वैल्यू हमने निकाला है, फाई की वैल्यू, तो cos फाई का मान कितना 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, यानी कि हमारा क्या होगा 0 डिग्री। अब लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा आप बताओ। अब इसमें आप देख रहे हैं करंट क्या है, पीछे है। मैंने बताया था यदि करंट पीछे तो लैगिंग होगा और आगे है तो लीडिंग होगा। तो ये क्या हो 0 डिग्री लैगिंग का केस बनेगा हमारा। कौन सा केस बनेगा 0 डिग्री लैगिंग का केस बनेगा। ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। कैसे हमें फाइंड करना ये मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिसको हम बोलते हैं समिक्स संख्याएं। समिक्स देखो संख्याएं हमेशा दो प्रकार की होती हैं संख्याएं, एक आप रियल मान लीजिए, एक इमेजिनरी। आपने रियल और इमेजिनरी वो भी पढ़ा होगा साइंस में। रियल इमेज बनती है कि इमेजिनरी इमेज बनती है। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब वास्तविक, बिल्कुल ट्रू करेक्ट। लेकिन इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी का मतलब इमेजिन करा किसी चीज को। ठीक है, समित संख्या में हम क्या पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा एक होता है ट्रू, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रू वैल्यू, यानी कि बिल्कुल रियल। ठीक है, एक इमेजिनरी जिसको हम क्या बोलते हैं काल्पनिक। इमेजिनरी क्या बोलते हैं काल्पनिक। यहाँ देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स पावर आती है। कॉम्प्लेक्स पावर में आपने पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। तो उससे हम वो रेक्टेंगुलर तथा पोलर फॉर्म यहाँ भी पढ़ेंगे, जिससे हम फेज डिफरेंस को फाइंड करेंगे। कैसे फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, इसी से सारी चीज़ें आगे जुड़ती चली जाएंगी। तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स
नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा कि कोई मान लीजिए फंक्शन है, कोई फंक्शन है, इसका ढांचा यानी फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट का मतलब क्या, ढांचा। इसका ढांचा कैसे, वाई इक्वल टू, आपने पढ़ा ए प्लस जे बी, ठीक है, आपने पढ़ा क्या, ए प्लस जे बी। जो ये वैल्यू होती है ये हमारी ट्रू होती है, ट्रू यानी रियल का मतलब वास्तविक, ये हमारी वास्तविक वैल्यू होती है। आपने पढ़ा होगा, याद करने की कोशिश करेंगे तो याद आएगा। और ये हमारी होती है क्या, इमेजिनरी, ये होती है हमारी क्या, इमेजिनरी। इसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। इसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी मान है ये काल्पनिक मान होगा, और ये जो पूरा मान है तो वास्तविक मान होगा, ठीक है। आपने ऐसा पढ़ा होगा। अब जो ये जे है हमारा, यही हमारा क्या, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, हमारा डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। डायरेक्शन मतलब क्या, दिशा निर्देश करेगा, दिशा निर्देश करेगा। आपने पढ़ा जे की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर माइनस का 1, ठीक है। जे की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर माइनस। आपने जब चतुर्थांश पढ़ा होगा तो आप जब चतुर्थांश बनाते हैं तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जे आता है, यहाँ पे जे स्क्वायर आता है, यहाँ पे जे क्यूब आता है, और यहाँ जे 4। यहाँ जो है ये इसको हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रूट के अंदर माइनस को 1 मानते हैं, और इसको 1 मानते हैं, और इसको माइनस को रूट के अंदर -1 मानते हैं। ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी डायरेक्शन को बता रही है, ठीक है। जैसे इधर का पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ये हमारा क्या, डायरेक्शन को बताती है, इमेजिनरी। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। ये जो इंडिकेट कर रहा है, जे हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेजिनरी लाइन को, इमेजिनरी जे क्या डिनोट कर रहा है, इमेजिनरी को, ठीक है, इमेजिनरी की डायरेक्शन को। अब आपने जैसे पढ़ा, जे यहाँ पे वैल्यूज में लिख देता हूँ, तो जे की वैल्यू क्या होती है, -√1। जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। जे स्क्वायर की वैल्यू -1। जे क्यूब की वैल्यू क्या, जे क्यूब को आप जे स्क्वायर इंटू जे लिख सकते हो, तो जे स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, -1, और जे की वैल्यू क्या आई थी, -√1। यहाँ हमने क्या देखा, -√1। तो जे क्यूब की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का रूट के अंदर -√1, ये हमारी बनेगी। और जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस का ही बनेगी, और जे की वैल्यू रूट के अंदर -1, और जे के पावर 4 की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक। यदि मैं कहूँ आपसे, यदि मैं आपसे कहूँ जे की वैल्यू 12, जे की घाते क्या है 12, इसका मान आप बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे। आप हमेशा इसको जे के पावर 4 को रेफरेंस लीजिए, ठीक है। आप इसको कैसे बना सकते हैं, जे की पावर 4, यदि मैं इसकी होल पावर 3 लगा दूं तो क्या दिक्कत है, वही तो लिखा, 4 3 12, वही चीज लिखा है, ठीक, समझ में आया। आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, जे के पावर 4, अब ब्रैकेट लगाएंगे, 3 पावर में लगा देंगे, 4 3 12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाया करता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। अब जे की पावर 4 को हम 1 लिखेंगे, और जो पावर 3 है 3 चढ़ा दीजिए, बराबर कितना, 1 ही बनेगा, यानी कि जे की पावर 12 को हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जे की पावर यदि मैं बोलूँ 50, तो 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, अब 4 की पावर में हमें तोड़ना है, तो 4 के इसमें भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि हम जब हम यदि जे के पावर 4 को 12 कर देंगे तो 12 चौक 48 बन गया। अब शेष कितना बचा, 2 बच जाएगा। भाई 50 हमें बनाना है, आपको ये पता है जब बेस समान हो तो इसके जो घाते होती है जुड़ जाती हैं। ये 12 चौक 48 लिखा, आप इसको ऐसे मान लीजिए, जे के पावर 48 लिखा हुआ है इंटू जे के पावर 2, तो यही चीज़ लिखा कि नहीं, जे के पावर 50 ही तो लिखा है। अब बताइए मुझे, जब ये आधार सेम होते हैं तो इनकी जो घातें होती है जुड़ जाती हैं, यानी हम जे की पावर हम इसको 50 लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने जे के पावर 50 को ही ऐसे तोड़ा है। अब इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जे के पावर 4 इंटू 12 में, तो जे के पावर 4 इंटू 12 में तोड़ दिया हमने, जे के पावर 4 इंटू 12 में तोड़ दिया इन जे स्क्वायर,
जे की पावर 4 को हम क्या लिखे, एक, एक की पावर 12, और एक में कुछ भी पावर लगी हो तो आपको पता है एक ही आंसर आता है। और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। जे की पावर 12 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, गुणे माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू होगी, जे की पावर 50, यानी जे की पावर 50 की वैल्यू हमारी आएगी माइनस का 1। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन आप और करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जे की पावर 400, नहीं जे की पावर 400 मत करो, जे की पावर 403 कर दीजिए। जे की पावर 403 की वैल्यू क्या होगी, जे की पावर 403 की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या कहा आपको, 4 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। हम जे की पावर 400 इंटू जे की पावर 3 लिख सकते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब जे की पावर 4 इसको गुणे 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू जे की पावर 3। समझ में आ रही बात है। अब जे की पावर 4 हमें पता है कि क्या होता है, एक, और एक की पावर यदि हम 100 कर देते हैं और जे की पावर 3 कर देते हैं। ठीक, अब एक के पावर 100 को हम एक लिखेंगे, अब जबकि हमें पता है जे के पावर 3 क्या होती है, माइनस का रूट के अंदर माइनस का 1। यही तो होता है, हमने पीछे अभी देखा ना, जे के पावर 3 की वैल्यू क्या था, माइनस का, यहाँ पे जे के पावर 3 की वैल्यू माइनस का रूट के अंदर माइनस का 1, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ आपने डायरेक्ट लिखा तो क्या मिला आपको, माइनस का रूट के अंदर माइनस का 1, ये जे के पावर 403 की वैल्यू हो गई। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, यही सब चीज़ें तो हैं। अब इसको हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक, आप कैसे करेंगे, ये एडिंग बता देते हैं। एडिंग कैसे करते हैं, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब का सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना, सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे, यदि मैं a इक्वल टू लिख दूँ 3, a बराबर लिख दूँ 3 प्लस का j4, और b बराबर लिख दूँ 5 प्लस का j6, तो मैं कहूँ इसको ऐड करो, ऐड करो मतलब a प्लस बी करो। तो a प्लस बी आप कैसे करेंगे, 3 प्लस का j4 और प्लस का 5 प्लस का j6, यही तो होगा। तो आप कैसे करेंगे, तो 3 और 5 3 8 प्लस का j4 और j6 बराबर कितना आ जाएगा, j10। ये हमारा क्या होगा, एडिंग हो गया। यदि मैं इसी में कहूँ कि यदि आप मुझे वो बताओ सब्सट्रैक्शन, मतलब कैसे घटाएंगे, समिश्र संख्याओं का घटाना, तो घटाना कैसे करेंगे, घटाना आप कैसे करोगे, तो a माइनस बी कर दोगे। ठीक है, a माइनस बी करोगे, 3 प्लस का 4j माइनस 5 प्लस का j6, ऐसे ही तो करोगे आप। 3 प्लस का j4 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाए 5, इसका माइनस का होगा यहाँ का j6, यही तो बनेगा। 3 और माइनस का 5 कितना आएगा, माइनस का 2, और j4 और j6 कितना आएगा, माइनस का j2, यही तो आएगा। आप इसमें और इसको शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं, इतना ही रखना चाहें इतना रख सकते हैं। इसमें यदि आप माइनस का 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अब प्लस का j, यही बनेगा। ठीक है, तो ये a माइनस बी हो गया, आप इस तरह कर सकते हैं। यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन माने कि गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा आप कैसे करोगे, आप यही वैल्यू ले लीजिए। a इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 3 प्लस का j4, b इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 5 प्लस का j6। तो गुणा कैसे करोगे, a गुणे b करोगे, तो आप इसको 3 प्लस का j4 गुणे 5 प्लस का j6 ऐसे कर सकते हो। अब गुणा 3 का 3 से 5 से कराइए, फिर 3 का 6 से कराइए, 3 का 5 से कराइए तो कितना आएगा, 15, प्लस का 3 का 6 से कराइए तो j 6 18, फिर प्लस j4 का 5 से कराइए, 5 को 20 यानी j20 बनेगा, प्लस j और j स्क्वायर हो जाएगा, और 4 और 6 6 को 24 ऐसे बनेगा। ठीक है, अब 15 और जुड़ेगा कोई इसमें,
नहीं जुड़ेगा। 15 प्लस का जे 18 और जे 20 कितना बनेगा, कितना 38, जे 38 ही तो बनेगा। जे दोनों में है तो जे 38 बन जाएगा। 20 10 30 60 38। आपको पता है जे स्क्वायर की वैल्यू कितना माइनस का 1 होती है। माइनस का 1 गुणे 24, जे स्क्वायर की वैल्यू मैंने माइनस का 1 रखा, माइनस का 1 रखा तो ये प्लस वाला साइन यहाँ लिख देता हूँ, प्लस ये माइनस का 1 रख दिया, ठीक है। तो 15 प्लस का जे 38, समझ में आ रहा है। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लग जाएगा, प्लस हट जाएगा और 24 से 24 लिख जाएगा। 24 खाना बचाओगे यानी कि माइनस का 24 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 15 माइनस का 24 कितना बचेगा, कितना बचेगा 9, 9 ही तो बचेगा। माइनस का 9 प्लस का जे 38 यानी कि हमारा a गुणे b यदि हम निकालते हैं तो हमारा इतना आंसर आता है, ठीक है। अब यदि आप भाग कराना चाहें, यदि आप भाग कराना चाहें तो भाग कैसे करेंगे। भाग तो कर सकते हैं, आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, परमेयीकरण, परमेयीकरण के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाग भी करके देख लेते हैं एक बार, भाग करके क्या आता है हमारा आंसर, ठीक है। समिश्र संख्याओं का भाग, समिश्र संख्याओं का भाग, समिश्र संख्याओं का भाग। आप इन सब सारी चीज़ों का आगे यूज है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसको ये ना सोचेगा कि ये गणित का कहाँ से आ गया है, ये सारी चीज़ों का यूज है आगे, ठीक है। चलिए यदि हम भाग को देखें, यदि मैं a इक्वल टू 2 प्लस जे 3 मान लूँ, b इक्वल टू 1 प्लस का जे 2 मान लूँ, ठीक है। अब इसका मैं क्या करना चाहता हूँ, भाग करना चाहता हूँ। तो भाग कैसे आप करते हो, a भागे b, ऐसे ही तो करते हो। 2 प्लस का जे 3 आप ऐसे लिख दीजिए, 1 प्लस का जे 2 ऐसे लीजिए। अब हम इसमें क्या सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं नहीं। अब इसमें हम करते हैं परमेयीकरण, आपने करा होगा परिमेयकरण। परमेयीकरण को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, ठीक है इंग्लिश में। अब जब हम करते हैं तो इसका जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 माइनस का जे 2 पर 1 माइनस का जे 2 ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करवाइए आप, कितना बनेगा, 2 का 1 से करेंगे 2 माइनस का जे और 4, 2 का 2 से 4 लेकिन माइनस का जे बना रहेगा, प्लस का जे 3 का 1 से करेंगे तो जे 3 हो जाएगा, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और जे स्क्वायर बन जाएगा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा बटा। अब ये क्या बना, 1 प्लस का जे 2 ये बना और 1 माइनस का जे 2 यही तो बना। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, माइनस का जे 4 प्लस का जे 3 तो माइनस का जे बचेगा, जे 1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, तो यहाँ पे जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रखी है ना, तो माइनस का 1 रख दिया और गुणे 6 बना दिया बटा। अब आपने पढ़ा होगा यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये a प्लस बी ये a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी में क्या है j है और 2 है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। आप इसको देखते जाइए, बिल्कुल समझ में आएगा, जहाँ दिक्कत डाउट हो आप पूछेंगे, ठीक है। आप यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस का जे 1 लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जे ही केवल आप लिखे रहेंगे तो भी ठीक है, ठीक। अब माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अब जब 6 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 ही आएगा बटे 1 की पावर 2 है तो 1 ही आएगा माइनस। आप जब इसका जे क्या कहते हैं घात का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे 2 इंटू जे 2, तो क्या जे स्क्वायर 4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो जे स्क्वायर 4 लिख दीजिए आप, ठीक है। मैं एक स्टेप कर रहा हूँ इस वजह से लॉन्ग थोड़ा सा आंसर जा रहा है, क्वेश्चन सोल्यूशन जो है लॉन्ग जा रहा है, इसलिए एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। जब आप भी इस तरह करना सीख लेंगे तो आप भी बिल्कुल शॉर्ट में कर पाएंगे, तो ये सारे स्टेप छूट जाएंगे बीच के कई सारे। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस का जे बनेगा ऊपर बटे 1 माइनस जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जे स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया माइनस का 1 होती है, तो माइनस 1 रख देंगे यहाँ पे, माइनस 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तो 8 माइनस का जे बटा 5 बन जाएगा, तो हमारा क्या 8 बटा 5
माइनस का जे बटा 5, यानी ये हमारी जो वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या, ये हमारी रियल वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या इमेजिनरी वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या काल्पनिक मान है, और ये हमारा क्या है वास्तविक मान है। इस तरह से हम ये क्या करेंगे, भाग करेंगे। ए बटा बी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी वैल्यू आ गई। आप इसको सॉल्व करना चाहे तो इसमें भाग दे दीजिए। कैसे भाग दें, 5 का 8 में, तो 5 का नम 5, 3 बजा 5 छक्का 30, माइनस का, अब जब हम जे है तो जे तो रहेगा ही रहेगा, 1/5, 1/5 को क्या लिख सकते 0.2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में, आज 35 मिनट की क्लास हो चुकी है जो कि थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, कभी क्लास कम कभी ज़्यादा। अब इसके आगे हम समित संख्याएं आज हमने पढ़ लिया, पावर फैक्टर भी पढ़ लिया है। पावर फैक्टर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि पावर फैक्टर फेज डिफरेंस के बाद ही आता है। फेज डिफरेंस हमने पढ़ा, उसके बाद पावर फैक्टर पढ़ लिया। पावर फैक्टर के और 2 फार्मूले होते हैं, जो R/Z होता है, क्योंकि हमने इम्पीडेंस अभी पढ़ा नहीं तो इस वजह से वो फार्मूला मैंने नहीं लिखवाया। एक एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर भी होती है, cos फाई मतलब cos फाई इक्वल टू एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर, क्योंकि हमने अभी पावर नहीं पढ़े हैं इस वजह से उसको भी मैंने नहीं लिखवाया। जब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, अब कॉम्प्लेक्स पावर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम पहले वो पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ेंगे एंड पोलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड करते हैं, उसमें क्या से आपने देखा इसमें भाग करने में कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। लेकिन हम पोलर फॉर्म से इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते थे, ठीक है। इसलिए हम पोलर फॉर्म पढ़ते हैं। कोई भी वैल्यू आएगी यदि रेक्टेंगुलर है उसको पोलर में कन्वर्ट करके तुरंत उसका भाग कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी, इतना ज़्यादा पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम पोलर फॉर्म पढ़ते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। जस्ट उसके बाद फिर हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स पावर में। कॉम्प्लेक्स पावर में क्या, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं, उसी प्रकार सम्मिश्र क्या होता है, सम्मिश्र पावर यानी शक्ति, सम्मिश्र शक्ति उसको कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया वीडियो, कोई बात नहीं। आप लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। यदि कोई भी चीज़ इतना समझाने के बाद भी यदि नहीं आती है या समझ नहीं आती है, आप किसी का डाउट रह जाता तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे हम। हो सकेगा तो मैं रिप्लाई दे दूँगा कमेंट पर ही। तो चलते हैं, क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।